अभी कुछ एंट्रीज आपके पास और भी आएंगी, जरा ध्यान करते जाना, ध्यान करते जाना, ध्यान करते जाना। अच्छा जी, अब वो एंट्री जो आपके पास आएंगी ना, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐड करूंगा। पहले मैं आपको जरा सवाल दिखा दूं। सवाल की कहानी ये है सर, आपके पास मैंने आपको सवाल इस फॉर्म के अंदर दिया हुआ, मैं आपको यही सवाल किसी और फॉर्म में भी दे सकता था। फॉर इंस्टेंस, अभी आने वाले वक्तों में यही क्वेश्चन मैं आपको यूं दे रहा हूं, तो आप समझ जाना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 1000 किलो रॉ मटेरियल है 10,000 रुपए का, डायरेक्ट लेबर ने काम किया हुआ है 15,000 रुपए। पेपर में हो सकता है एग्जामिनर इसको भी लंबा करके खींच दे। कैसे खींच दे? वो आपको ये बोलने के बजाय बोले 100 आवर्स वर्क और रेट दिया हुआ है 15 रुपए घंटा, सॉरी 1000 घंटे वर्क, रेट दिया हुआ है 15 रुपए घंटा। अब इतनी लंबी इंफॉर्मेशन देगा, बच्चा बोलेगा ये क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, ये बेसिकली क्या है? लेबर कॉस्ट। और फिर तीसरी चीज आपको वो बोलेगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड, कितने के? 25,000 रुपए के। क्या ये बात क्लियर हो रही है? प्रोडक्शन ओवरहेड याद आ रहे? कॉस्ट को दो हिस्सों में ब्रेक करते थे, कौन कौन सी? डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। ये क्या है? इस सवाल में इत्तेफाक से डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं। अगर यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाता तो आप बिदक नहीं जाते, नॉर्मल सी बात है। और सारी डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करने के बाद उसने एक ही आइटम ऐड कर दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड। बेसिकली प्रोडक्शन ओवरहेड है क्या? तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि फैक्ट्री में मशीन के अंदर हर चीज ऐड हो रही है। अब डायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड हो रही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड हो रही है, सब कुछ आपने मशीन के अंदर फेंक दिया चेक करने के लिए पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है। तो जब तुम कॉस्ट कार्ड बना रहे थे पहली क्लास के अंदर, पुराना लेक्चर रिवाइज करो, बड़ा मजा आएगा। तो तुम्हें याद होगा कि तुम लोगों ने टोटल कॉस्ट के लिए ये फॉर्मूला अपने पास लिखा था, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। और मैंने ये बनाने के बाद आपको बोला था कि बेटा ये कॉस्ट कार्ड है, लेकिन पेपर में कॉस्ट कार्ड हो सकता है वर्टिकल फॉर्म में भी शो कर दे, वो भी आपने बनाया हुआ है, ऐसा ही है। तो जरा गौर करना, पहली क्लास में ये कॉस्ट कार्ड बनाया, दूसरी और तीसरी क्लास में वर्टिकल फॉर्म में कॉस्ट कार्ड बनाया, और अब जब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया तो अभी भी आप कॉस्ट कार्ड बना रहे हो, लेकिन चेंज आ गया क्या? अब वही काम आप टी अकाउंट की फॉर्म में कर रहे हो। तो फॉर्म चेंज हो रही है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा, पूरी कहानी सेम है। ठीक है, तो आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि टी अकाउंट में यहां पे जो चीजें अपेयर हो रही होती हैं उनके पीछे की आपके पास जो होती है आपकी पूरी स्टोरी है वो क्या है। सवाल अगर मैं इस फॉर्म में दूंगा तो पेपर में आपने पहला काम ये करना है। बाय द वे, ये पेपर में कोई भी नहीं कर रहा होगा, पिछली 4 अटेम्प्ट के किसी बच्चे से ये बात आप पूछ लो, वो आपको ये बात समझा देंगे कि आपकी भलाई इसमें है कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना वो 1 गो के अंदर पूरी हो जाएगी। प्रोसेस कॉस्टिंग नॉर्मली जो पढ़ाया जाता है, बड़े सवालात 6 से 7 स्टेप्स में सॉल्व होते हैं, विच इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। कई सालों की प्रैक्टिस और कई सालों के लर्निंग कर्व को अचीव करने के बाद मैंने इसको एक सिंगल स्नैपशॉट के अंदर पैक किया हुआ है। तो जब बड़े सवाल आने स्टार्ट होंगे ना तो सिंगल पेज के अंदर पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा, और 6 के 6 स्टेप्स आपको समझ में भी आसानी से आएगा, आपका टाइम भी जो है वो सेव हो रहा होगा। इस पेपर में मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आपके 100% एब्सोल्यूट मार्क्स आएंगे। एब्सोल्यूट ग्रेड है तो मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा, महीने के अंदर अगर हमने इसको पैक कर दिया 20-25 मार्क्स हमारे पैक, ताकि ऐसा हो कि आप दूसरों को टीच कर रहे हो। ठीक है, हम लोग ये सवाल टी अकाउंट की फॉर्म में सॉल्व करते हैं, मैं इसको टी अकाउंट की फॉर्म में सॉल्व करता हूं। वजह, क्योंकि मेरे ऊपर कोई किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है। कॉस्टिंग के पेपर के अंदर कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं जो मर्जी करूं। एक बात, दूसरी बात, टी अकाउंट के अंदर नॉर्मली वैल्यूज आ रही होती हैं, वो एंट्रीज जो आप रीड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एंट्री आप रीड कर सकते हैं, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, खत्म हो गई बात। सर ये बीच में क्या आ गया? यूनिट्स। बेटा ये मैं टी अकाउंट के अंदर एक मेमोरेंडम कॉलम बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? याद रखना, मैं इसको मेमोरेंडम कॉलम बोल रहा हूं, आपके एग्जामिनर ने इसका कुछ और नाम रखा हुआ। और बाकायदा जब प्रोसेस कॉस्टिंग का 10-15 मार्क का सवाल आता है तो उसमें 2 मार्क्स की रिक्वायरमेंट ये मेमोरेंडम कॉलम होता है। क्या नाम है मेमोरेंडम कॉलम का? भूल गए? सर मेमोरेंडम कॉलम 2 मार्क्स का आता है। तो जरा ध्यान करना, क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? तो अब जितने भी सवाल मैं आपको दूं
अगर इस फॉर्म में दूं डायरेक्ट सवाल स्टार्ट कर दोगे, अगर इस फॉर्म में आए तो पहले टी अकाउंट बनाओगे, वैल्यूज प्लॉट करोगे, फिर स्टार्ट करोगे। क्योंकि देखें पेपर का सवाल आपके सामने इस या इस फॉर्म के अंदर नहीं आएगा, पेपर में कहानी लिखी होगी, लेकिन आपने कहानी पढ़ के फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करना है, आपने सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करना है। जैसे ही ट्रांसलेट होगा आपने एक सेकंड में सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। 3 क्लास का मुझे आप मौका दें, फिर आप मुझे खुद ये बात जो है वो बताइएगा। सर हमारी एक आइडियल फैक्ट्री है, हमारी मशीन के अंदर हमने यहां से मटेरियल ऐड किया, कितना ऐड किया भैया, 1000 किलो। 1000 किलो मटेरियल ऐड करने के बाद इस पर हमारे मजदूर ने काम किया और इस पर हमारी फैक्ट्री के ओवरहेड्स इनकर हुए। ये पूरा प्रोसेस गुजारने के बाद हमारे पास आउटपुट आई। पेपर में इसको आउटपुट भी बोल रहा होता है और फिनिश गुड्स भी बोल रहा होता है। आउटपुट इसलिए बोल रहा हूं कि अभी आप छोटे हैं, फैक्ट्री का साइज भी छोटा है, इधर से माल ऐड हो रहा है, इधर से माल बाहर निकल रहा है। कल को आप सवाल में आगे बढ़ेंगे ना अभी, तो फैक्ट्री का साइज बड़ा हो जाएगा, फिर फैक्ट्री में एक मशीन नहीं होगी, 4 मशीनें होंगी। तो यहां से माल बाहर निकल के मशीन 2 में जाएगा, मशीन 2 से बाहर निकल के मशीन 3 में जाएगा, फिर मशीन 4 में जाएगा, फिर फिनिश गुड बनेगा। तो जब वो मशीन 2 में जा रहा होगा तो उसको तुम फिनिश गुड्स नहीं बोल सकते, आउटपुट बोल सकते। कैसे? आटा तुमने गूंदा लेकिन रोटी नहीं बनाई, तुम पिज्जा बना रहे थे। तो जब तुम आटा गूंद लोगे तो प्रोसेस 2 ऐड होगा, फिर उसके साथ कुछ और मनोरंजन भी होते हैं, वो टॉपिंग शॉपिंग वो जो भी ऐड करते हैं। फिर एक और प्रोसेस आता है, उसको फेंक देते हैं उसमें, किसमें फेंकते हैं भाई, ओवन में फेंक देते हैं बेक करने के लिए। फिर वो बाहर निकलता है, फिर कुछ होता है। ये इतना मतलब घर में हमने पिज्जा बनते हुए देखा, तो आइडिया इतना ही है, ज्यादा फोकस जो है वो ठूसने पर होता है, लेकिन ये पता है कि ये लंबी होती है, 3-4 स्टेजेस हैं उसके अंदर। तो आप समझे कि अब आटा वही है लेकिन 3-4 स्टेज में, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, आउटपुट। अच्छा कितना बाहर आया, 1000 किलो। अनहोनी होगी सर ये तो, बकरा लेकर आया, बकरा काटा 1000 किलो का, 40 किलो का काट के गोश्त निकला सेम। अगर कोई कसाई आपको ये बोल रहा है तो उस दुकान से गोश्त लेना छोड़ देना। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होता है दोस्त, कुछ वेस्टेज बाहर आएगा। तो ये पहला सवाल है, इस सवाल की चाहे तो हेडिंग लगा लीजिएगा, आइडियल प्रोसेस। आइडियल इसलिए कि वी आर एज्यूमिंग इन दिस क्वेश्चन, इनफैक्ट वी आर नॉट एज्यूमिंग, एग्जामिनर इज एज्यूमिंग इन दिस क्वेश्चन दैट देयर आर नो लॉसेस इन दिस प्रोसेस। अभी आहिस्ता आहिस्ता लॉस भी आना स्टार्ट होगा, लॉस के बड़े पंगे हैं। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि जितना माल इनपुट हो रहा है उतना माल आउटपुट हो रहा है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन देने के बाद एग्जामिनर ने एक इंफॉर्मेशन और दे दी, क्या, एक्चुअल आउटपुट इज, अब याद रखना आज के बाद, ये एक्चुअल आउटपुट है 1000 यूनिट की, एक्चुअल आउटपुट है। अच्छा आगे बोल रहा है कॉस्ट पर यूनिट आपने बाहर निकालना है। कॉस्ट पर यूनिट वही क्लासिकल फॉर्मूला आपके पास है। सर मुझे एक बात का, एक सवाल का जवाब दे दें, मुझे सवाल का जवाब ये दे दें कि प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट महीने के स्टार्ट में निकलती है, महीने के एंड पे? महीने के स्टार्ट में निकलती है, महीने के एंड पे वेट नहीं कर सकते। क्यों? प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है, कस्टमर को प्रोडक्ट बेच के अभी प्राइस चार्ज करनी है, महीने बाद प्राइस चार्ज नहीं करनी। तो ये सारी कॉस्टिंग जो आपने करनी है वो महीने के, और ये आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट आपको कब पता चलेगी, महीने के स्टार्ट पे, महीने के एंड पर। तो ये जरा ध्यान रखना, बहुत सारी बातें बोर्ड पे नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं बोलता रहूंगा, बार बार बोलता रहूंगा, आपको याद होनी चाहिए। कॉस्टिंग कब हो रही है, महीने के, और एक्चुअल आउटपुट कब आ रही है, महीने के। अच्छा सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या निकालना है, ये कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, फंक्शन में आपको दे रहा हूं, और ये कोई फंक्शन नहीं है। ये जैसे जैसे हमारी प्रोसेस, हमारी फैक्ट्री का साइज चेंज होता जाएगा, हमारे प्रोसेस में मसले आते जाएंगे, ये फॉर्मूला इवॉल्व जो है वो करता जाएगा। मैंने निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट, मेरे पास 2 चीजें होनी चाहिए, टोटल कॉस्ट और टोटल आउटपुट। एक दफा फिर से, ये जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, ये रूम के अंदर बैठ के जो मैं कॉस्टिंग कर रहा हूं, महीने के स्टार्ट में कर रहा हूं, महीने के एंड पर। अगर मैं महीने के स्टार्ट में कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है, तो मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूं, मैं इसका नाम कर रहा हूं एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट। क्या ये बात क्लियर है? तो ये एक्सपेक्टेड का वर्ड सिर्फ एक चीज शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है?
महीने का स्टार्ट, और टोटल कॉस्ट एक और चीज शो कर रहा है। वेरी गुड, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस, मैं नाम चेंज भी कर सकता हूं। टोटल कॉस्ट का मतलब है प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, बात एक ही है। तो टोटल कॉस्ट में सारे खर्चे आ जाते हैं। तो कल कोई मुझसे पूछे सर वो फैक्ट्री जब हम काम कर रहे थे ना, फर्नीचर बनाते वक्त हमने प्लास्टिक लगाया, स्टेपल लगाए, उसकी कॉस्ट भी आएगी। अरे भाई लिखा हुआ तो है, हर कॉस्ट आएगी। सर कल को हम कॉस्टिंग कर रहे थे ये निकालने के लिए कि हम एक बच्चे के ऊपर कॉस्ट कितनी आती है ताकि आपको फीस चार्ज जो है वो कर सकें। अली अहमद के पैसे उसमें आएंगे, ऑब्वियसली बातें आएंगे, लेकिन क्लास में जो हम चाय पी रहे होते हैं उसके पैसे आएंगे, उसके भी आएंगे, ओवरहेड है लेकिन आएंगे। बिजली का बिल आएगा। कोई भी आइटम अगर नहीं आया ना तो इब्राहिम और मुर्तजा अपनी जेब से पे करने। ईच एंड एवरी कॉस्ट मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। तो जब आप पेप्सी कंपनी की स्लाइस बोतल पी रहे होते हैं ना तो उसमें कैटरीना कैफ के भी पैसे शामिल होते हैं। जब आप रोलेक्स की घड़ी बाय कर रहे होते हैं तो उसमें इश्तिहार में जो रॉजर फेडरर साइन किया तो उन्होंने 35 मिलियन का, उसके पैसे भी शामिल होते हैं। जब आप किसी बड़े ब्रांड में जाके अच्छा डॉल्मेन मॉल सिटी के अंदर जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं और 40,000 रुपए की टी शर्ट बाय कर रहे होते हैं, है वहां पे है, एक दफा देखी मैंने, वापसी बाहर आ गया, नहीं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा हुआ 2 दफा हुआ। एक टी शर्ट में हुआ, एक शूज में हुआ। जूते देखे और अच्छे थे, नो डाउट अच्छे थे जूते, बहुत, मैंने ऐसे जूते नहीं देखे। थोड़ा सा मुझे जूते जरा सा ना, अब कभी मेरा देखेंगे तो मेरे पास जूतों की लाइन है, मुझे जमा करने का शौक। वो जूते औकात से भी अच्छे थे। वो साथ में अपने एक बच्चा ही था सजाद, मैंने कहा तू पूछ, अपने को पूछने में भी शर्मिंदगी हो रही है। उसने कहा सर 2.25 लाख डिस्काउंट है, डिजाइन अच्छा नहीं है, वापसी बाहर निकल। अरमानी का शोरूम था तो वहां मिल जाता है। अब आप अगर वहां से 2.25 लाख का जूता बाय कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको दे इतना, तो उस 2.25 लाख के जूते में वो जो शोरूम का रेंट उन्होंने रखा हुआ है, वो जो इंग्लिश किस्म का उन्होंने फर्नीचर लगाया हुआ है, पढ़ा लिखा सेल्समैन किया हुआ है खड़ा, वो उसके पैसे भी आपसे रिकवर कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट। और ये आउटपुट मैं महीने के स्टार्ट में काम कर रहा हूं, मुझे मालूम है आउटपुट क्या होने वाली है। तो आउटपुट के लिए मैं क्या लिखूंगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट। क्या ये बात क्लियर होती है? अच्छा यार, अगर तुम कैमरा ऐसे कर सको कि ये दोनों बोर्ड आ जाए सामने, ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो ऐसा काम कर दो। सर जरा गौर कीजिएगा, सवाल पर आउटपुट 2 किस्म की है, कौन कौन सी? आप नोट करें फॉर्मूला में क्या लिखी हुई है, और टी अकाउंट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, एक्चुअल आउटपुट। जरा ध्यान करना इस बात को। एक्चुअल आउटपुट मुझे कब पता चलेगी, महीने के स्टार्ट में, एंड पे? कितनी है? तो मैं यहां पर जाके लिख रहा हूं फिनिश गुड टी अकाउंट में 1000 यूनिट्स। दोबारा पूछ रहा हूं, ये टी अकाउंट में जो आउटपुट लिखी हुई है एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल है? एक्चुअल है, याद रखना ये बात, कहीं सवाल के एंड पे, एंड में देसी जबान में, उर्दू मेमनी पश्तो में नोट कर लेना। आगे सुनो, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट जो मेरे पास है, जो महीने के स्टार्ट में है, इस एक्सपेक्टेड आउटपुट के लिए भी मैं एक फंक्शन यूज करता हूं। शुरू में यूज करूंगा, बाद में आप ऑटोमेटिक पे आ जाएंगे। इनपुट यूनिट्स माइनस एक्सपेक्टेड लॉस। इस एक्सपेक्टेड लॉस को हमारे जबान में नॉर्मल लॉस भी बोला जाता है। नॉर्मल लॉस, जिस तरह सीए में कॉलेजेस, टीचर, ओवरऑल इंडस्ट्री जो है, बहुत सारे बच्चे को फेल अगर कोई हो जाए तो उसको बाकायदा बता देते हैं कि ये नॉर्मल बात है, एक्सपेक्टेड है। उसका रीजन ये है कि जब मैं आपको बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 35% बच्चा पास हो रहा है, इसका मतलब फेल होने वाले ज्यादा हैं। तो होता है ना, कुछ बच्चे फेलियर को बहुत सीरियस ले लेते हैं कि यार हम तो जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए। तो उनको बताना पड़ता है कि आपकी सैंपलिंग गलत है, आप अपनी जिंदगी के हिसाब से सैंपल साइज सेलेक्ट कर रहे हैं। आप सैंपल देखिए आईकैप का, आईकैप में क्या होता है, मेजॉरिटी लोग फेल हो के आगे बढ़ते हैं। अगर आप फर्स्ट गो में आगे जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सदके दें, शो ऑफ ना करें और जल्दी से कैफ क्वालिफाइड होकर सीए फाइनलिस्ट बन जाए, बजाय इसके कि आप बताते फिरेंगे जी हमें तो गोली छू के नहीं गुजरी, क्योंकि आईकैप में अक्सर मैंने लोगों को ये देखा है। और दुआ करेंगे पास हो जाए। हमने तो ये केस भी देखा है भाई अपनी आंखों से, गुनहगार आंखों से। एक FR2 की गोल्ड मेडलिस्ट बच्ची, अब तो माशाल्लाह सीए क्वालिफाइड हो गई है, काफी साल पहले। FR2 की गोल्ड मेडलिस्ट बच्ची अगले पेपर में, अगली अटेम्प्ट में फेल हो गई। सोच सकता है कोई?
उल्टा भी होता है। बच्चा पीआरसी में एएफसी जो पहले होता था फेल हो के आ रहा है और कैफ में आके पर लग गए। कुछ लोगों को पर सी फैप में जाके लगते हैं। हमने ये बच्चा भी देखा है 5 साल में कैफ किया और 2-2.5 साल के अंदर स्पीड से पूरा सी फैप क्लियर। क्यों? वो 5 साल गुजारने के बाद आटा गुंद गुंद के आटे में बेगरती आ गई, वो थोड़ी इज्जत आ गई, उसने कहा अब मैंने नहीं बख्शना, मुझे गेम समझ आ गई। 5 साल लगे लेकिन गेम समझ आ गई। ओवरऑल टाइम पीरियड उसका वही लगा 6-7 साल। लेकिन जिनको शर्म ही नहीं आ रही तो फिर तो भाई वो कौन सी मूवी थी आमिर खान की, रंग दे बसंती, उसमें आमिर खान का जो कैरेक्टर है, कुछ लोग वो होते हैं कॉलेज के सीनियर होते हैं, हर जूनियर को बैठ बैठ के गाइड कर रहे होते हैं कि तुमने ये करना है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है मुझे, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में साला गाइड वो कर रहा होता है कॉलेज के अंदर जो कॉलेज के अंदर ही रुका हुआ होता है और इसलिए गाइड कर रहा होता है, लेकिन असल में गाइड किसको करना चाहिए? जो कॉलेज में नहीं है। भाई आप किससे गाइडेंस लेना पसंद करोगे? जो स्पीड फर्म गया है या जिसका फर्म का असर नजर नहीं आ रहा? लेकिन कॉलेज में आपको कौन मिलता है? जाहिर सी बात है वो फर्म वाला जिसको आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा। आपको कौन मिल रहा है? ये हमारे साथ वाकया हो गया स्कूल के अंदर ना, पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाई उन बच्चों के लिए जो हाई रिस्क थे। तो एक पेरेंट आए, उन्होंने बच्चे का अपना मसला डिस्कस किया और बाद में मुझे बोला यार आपसे एक सवाल पूछूं। वो बंदा खुद भी जो है वो सेम हमारी सीए क्वालिफिकेशन का था, तो अच्छी बातचीत हो गई। बच्चे का अब्बा मुझे कह रहे हैं आपसे बात पूछूं अगर आप बुरा नहीं मनाए। अंदर की बात। मैंने कहा पूछें। कह रहा यार मैं सुबह आया हूँ, मैं 2-3 टीचर से मिलने के बाद आपके पास आया हूँ, यहाँ जितने बच्चे आए हैं सबके सब फेल हैं, तो बीकन में कोई बच्चा पास होता है? वैलिड सवाल था। मैंने कहा यार अच्छा सवाल। मैंने कहा मसला ये कि आज सिर्फ बुलाया उनको है, आज का दिन हाई रिस्क बच्चों को बुलाया है, तो वो बेचारा स्कूल आके परेशान हो गया कि हर बच्चा फेल हो गया। हर बच्चा फेल नहीं हो गया, आपको बुलाया उस दिन जिस दिन सिर्फ हर बच्चा फेल होने वाले को बुलाया। सबको बुला लेते ना तो आपका सैंपल चेंज होता, आप बोलते नहीं यार पास भी हो रहे हैं, तो वो बेचारा परेशान हो गया कि यार मेरा बच्चा तो फेल हो रहा है लेकिन मुझे तो लग रहा है हर बच्चा फेल है। तो उसको बताना पड़ा कि वो हर बच्चा फेल आपको इसलिए मिल रहा है कि हमने सिर्फ इन्वाइट ही फेलियर्स को किया है। तो कॉलेज वाला हाल है। बहरहाल जरा ध्यान रखना। सर मुझे बताएं इनपुट यूनिट थे कितने सवाल के अंदर? 1000। कोई लॉस था? नॉर्मल लॉस था 0। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या थी? ये एक्सपेक्टेड आउटपुट 1000 यूनिट्स की मैं अपने फंक्शन में यूज करूंगा महीने के स्टार्ट पर, महीने के एंड पर। कितने यूनिट्स बनने की उम्मीद है? 1000 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट इनकर्ड, टोटल कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ मिला मुलू के कितनी आ रही है भैया? सर टोटल कॉस्ट आपके पास मटेरियल आ रहा है 10,000 का, डायरेक्ट लेबर आ रहा है 15,000 का और प्रोडक्शन ओवरहेड आ रहे हैं 25,000 के। हाँ भाई कितना बनता है? 50 रुपए पर यूनिट। मैं एक दफा दोबारा पूछ रहा हूं, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? महीने के स्टार्ट में निकली एंड में? ये क्या है और ये क्या है? टी अकाउंट में कौन सी जाएगी? टी अकाउंट में जाएगी एक्चुअल आउटपुट, लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद पर यूनिट कॉस्ट तो वो पर यूनिट कॉस्ट वो होगी जो महीने के स्टार्ट में निकाली। कितनी कॉस्ट बनती है? 50,000। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? सिंपल प्रोसेस था, कोई मसला मसाइल था नहीं। इत्तेफाक पता है क्या है इस सवाल के अंदर? तो कुछ बच्चे शायद हो रहे हो कंफ्यूज। सर एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड बजटेड आउटपुट दोनों सेम है इस सवाल में, इत्तेफाक से सेम है। अगर ये सेम ना होती, एक्सपेक्टेड आउटपुट होती 800, एक्चुअल होती 600, तो फॉर्मूला में कौन सी यूज करते? 800। और टी अकाउंट में कौन सी यूज करते? टी अकाउंट में कौन सी जाती है? एक्चुअल एक्सपेक्टेड। फॉर्मूला में कौन सी जाती है? वो जो गैप आएगा वो लॉस का आएगा, वो हम आगे जाके रिकंसाइल करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टी अकाउंट क्लोज करूं तो क्या टी अकाउंट क्लोज हो रहा है? 50,000 ये, 50,000 ये, वैल्यूज क्लोज हो गई है। अगर मैं मेमोरेंडम कॉलम क्लोज करूं तो यूनिट्स का हिसाब किताब हो रहा है पूरा। 1000 ऐड किए थे, 1000 हमारे पास यहां पे रिकंसाइल हो रहे हैं। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इन 3 की एंट्रीज आपसे पूछ लूं तो एंट्रीज आपको आती हैं? प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। कितने से? दूसरी एंट्री प्रोसेस अकाउंट डेबिट
डायरेक्ट लेबर अकाउंट क्रेडिट कितने से? डायरेक्ट लेबर ने काम किया, 15,000 आपके ड्यू हो गए हैं, इसकी एंट्री पास होती है वेजेस कंट्रोल अकाउंट। क्या पास होती है? अच्छा, मैं अगर ये एंट्री बोर्ड पे लिख दूं तो ये एंट्री कुछ ऐसे बनेगी, WIP अकाउंट डेबिट कितने से? 15,000 से। और ये क्या चीज है? वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 15,000 से। नेचर क्या है इसकी? वेरी गुड, लायबिलिटी है। जब मैं लेबर को बाद में पे ऑफ करूंगा तो क्या एंट्री पास होगी? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट 15,000 से और कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000 से। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? कोई फड्डा तो नहीं है? तो अपने काम करें, वो जो रजिस्टर के अंदर आपने एंट्रीज पास की थी, स्टेजेस ऑफ मटेरियल, वहां पे जाके 2 एंट्रीज और पास कर लें। इस एंट्री का नाम क्या है? डायरेक्ट लेबर वर्क इन प्रोडक्शन एंड डायरेक्ट लेबर इज बीइंग पेड। जल्दी से जाकर ये एंट्री नोट कर लें, सिर्फ शुरू के पहले चंद सवालात में नोट करनी है, उसके बाद नॉर्मल पे आ जाएगा। जी हमारे टी अकाउंट मंथ एंड पे बनेगा। हमारे वैसे टी अकाउंट महीने के स्टार्ट के अंदर भी बनता है, महीने के एंड के अंदर भी बनता है। अभी क्योंकि बात समझानी है तो एज्यूम कर लो कि महीने के एंड पे हिसाब किताब क्लोज कर रहे हैं। मटेरियल के यूनिट ये हमारे पास एक्चुअल इनपुट है, एक्चुअल इनपुट है। एक्चुअल इनपुट इसलिए भी है कि जितना हमने महीने के स्टार्ट में करनी है ना कॉस्टिंग, तो महीने के स्टार्ट में हमें मालूम होगा इनपुट कितना हुआ है, तो फिर हम नया इनपुट जो है वो करेंगे। जब नया इनपुट करेंगे तो फिर नया इनपुट टी अकाउंट के अंदर शो हो रहा होगा, आगे जाके आएगा। एक से ज्यादा रॉ मटेरियल ऐड होते हैं, लाइक अभी तो मैंने मटेरियल यहां पर ऐड किया ना, अभी कुछ सवाल के बाद मटेरियल यहां भी ऐड हो रहा होगा, यहां भी ऐड हो रहा होगा, यहां भी ऐड हो रहा होगा, वो आगे जाके आएगा जो आप पूछ रहे हैं। अब आने वाले सवालात के अंदर आप लोगों ने ये एंट्रियां पास नहीं करनी है, ये सिर्फ इस सवाल की है। इस सवाल में हमने मटेरियल की एंट्री पास कर दी है, बल्कि मटेरियल की तो हमने सारी एंट्री चेक कर ली है, लेबर की एंट्री पास कर दी है और लेबर को पैसे भी पे कर दिए हैं। सिर्फ एक चीज हमारे पास बच गई है, क्या चीज? प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या क्या आता है मेरे बच्चे? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये एक अलग कहानी है। प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर ओवर अंडर एब्जॉर्ब एक टॉपिक है पूरा, बहुत मजे का है। ये ओवर अंडर एब्जॉर्ब ग्रेड नंबर बी में वेरियंस के अंदर भी आएगा, 8 मार्क के वेरियंस ओवर अंडर एब्जॉर्ब के। ये ओवर अंडर एब्जॉर्ब ग्रेड ए में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी आएगा, और ये ओवर अंडर एब्जॉर्ब की अपनी एंट्रीज भी हैं। तो सिर्फ ये प्रोडक्शन ओवरहेड आपके पूरे सिलेबस में 15 से 20 मार्क्स का घूम रहा है। पेपर में कभी कभार 12 मार्क्स का आ जाता है, 8 मार्क्स का आता है, और एक साथ नहीं आता, हर सवाल के साथ लग लग के आता है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? इट्स अ होल कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कहानी है। लेकिन ये आखिरी एंट्री में पास कर रहा हूं। इस आखिरी एंट्री को पास करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बोर्ड पर आपको एंट्री नजर आ रही है। क्या एंट्री है? WIP अकाउंट डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट, ये पहली एंट्री है जो आप पास कर रहे हैं। WIP अकाउंट डेबिट कितने से? किसके अगेंस्ट? अच्छा, अब जरा एक चीज छोटी सी ये कीजिएगा, सबसे काम की चीज, इस एंट्री की ना हेडिंग नोट कर लें। हेडिंग बहुत काम की है, लेकिन अपने पास एक सेकंड दे रहा हूं, इस एंट्री की ना हेडिंग नोट कर लें अपने पास। हेडिंग नोट कर लें, प्रोडक्शन ओवरहेड्स absorbed into process. Absorbed is the key word here. Production overheads absorbed into process. बिल्कुल फैज, ये मसला आएगा। हमारे टी अकाउंट के दोनों साइड पर एक्चुअल आउटपुट नहीं आता। टी अकाउंट एक मेमोरेंडम कॉलम मैंने बनाया हुआ है यूनिट्स की फॉर्म में। एक साइड पर इनपुट आया हुआ है, ये इनपुट क्वांटिटी है और ये आउटपुट क्वांटिटी है। दोनों साइड पे आउटपुट क्यों आएगा? बेसिकली हमारे इस मेमोरेंडम कॉलम का नाम आपके पेपर के अंदर, अभी जब मैं पास पेपर खोलूंगा ना तब नाम के बारे में बात करना मैं चाह रहा था। इसको हमारी जबान में क्वांटिटी स्केड्यूल बोला जाता है। 2 मार्क्स का क्वांटिटी स्केड्यूल आपके पास आता है, जहां पर एग्जामिनर आपको सिर्फ ये बोल रहा होता है कि आप इनपुट और आउटपुट क्वांटिटीज को आपस में ट्रेस कर लें। तो टी अकाउंट के अंदर जो आपको नजर आ रहा है वो 1000 एक साइड पर इनपुट है, एक साइड पर आउटपुट है। हेडिंग दोबारा रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चे में, ऑनलाइन में एक बच्चे ने बोला है,
इस एंट्री की हेडिंग नोट कर लें, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू प्रोसेस अकाउंट एंड मुताहिर एब्जॉर्ब्ड इज द कीवर्ड, एब्जॉर्ब्ड इज द कीवर्ड। वैसे तो ये बात आगे जाके आनी है, लेकिन अगर आप अभी से एंजॉय करना चाह रहे हैं तो लास्ट से लास्ट क्लास का लेक्चर देख लें जब से मैंने टी अकाउंट बनाया, और उस लेक्चर में जाके देख लें कि OAR की कहानी क्या थी, वो दोबारा आपके पास आएगी। एक सेकंड, तुम पूछो अब सवाल। पहले तुमने हाथ खड़ा किया था, सवाल भूल गए, नोट कर लिया करो। सॉरी, गो अगेन। क्यों? क्यों वजह? क्योंकि ये बोलो 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 बोलो, क्योंकि ये एक्सपेंस है। ऐसे ही है, जब वो एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगा तो वो एक्चुअल ओवरहेड की एंट्री बनेगी। अभी एंट्री की हेडिंग आपके पास क्या है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की है, तो ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की एंट्री है। जो आप बोल रहे हैं वो बहुत आगे जाकर आएगी। एक्चुअल ओवरहेड की एंट्री होती है जहां प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट हो रहे होते हैं, वो एक्चुअल ओवरहेड होते हैं, और फिर वो और ये आपस में कंपेयर होते हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड और जो आप पूछ रहे हैं एक्चुअल ओवरहेड, वो दो एंट्री हैं। ये एक पास की है, वो सेकंड एंट्री है, वो दोनों आपस में कंपेयर होकर ओवर अंडर एब्जॉर्ब निकलता है, वो बाद में जाके आएगा। तो आपका सवाल सही है, वो दूसरी एंट्री है इस सवाल के अंदर, अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी जी। वो रहा नाउ क्वांटिटी स्केड्यूल जी। हाँ बिल्कुल, डेप्रिसिएशन इसी के अंदर आएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। नहीं 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 नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पास करने आती है तुम्हें? नहीं है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बताओ, आईए में थी यार, बताओ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन कैश आइटम है नॉन कैश आइटम है? नॉन कैश आइटम है। एक सेकंड रुक जाओ, जरा चेक तो कर लूं। रयान, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट एंट्री बताओ। एसेट जब डिस्पोज करते हैं तो क्या एंट्री पास होती है? कैश अकाउंट डेबिट, नॉन करंट एसेट अकाउंट क्रेडिट, और इनकम ऑन डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ही इनकम ऑन डिस्पोजल या प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल नॉन कैश आइटम। तो आप अगर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या इसमें डेप्रिसिएशन आएगा, और मैं कह रहा हूं हाँ आएगा, और आप फिर मुझसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सर डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है, सो व्हाट, एंट्रीज नॉन कैश आइटम की पास होती हैं। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं, प्रिजम्पशन ये है कि सर एंट्री सिर्फ कैश की पास होती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपने खुद नॉन कैश एंट्रीज बहुत सारी पास की हुई। नहीं नहीं नहीं, ये वो आपके पास MFA का मसला है, वो कैश फ्लो का आइटम मांग करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री आपने पास खुद की हुई है बहुत दफा। मैंने तो आपको नहीं सिखाई, आप लोगों ने खुद ही उसको ट्रांसलेट किया था, और वो नॉन कैश आइटम और मल्टीपल नॉन कैश आइटम। डाउटफुल डेट जो आप पास कर रहे हो, वो पैसे लेके भागा तो नहीं है, लेकिन आपने उसको एंट्रियां पास की नहीं है। तो अभी आपने जो है ना, वो चीजें जो एंट्रियां पास की, वो नॉन कैश आइटम भी रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग एंट्रीज में। हर वो चीज जो ट्रांजेक्शन हो जाए या नियत हो जाए, वो एंट्री पास आपने करनी है ना। सर आपके पास ये एंट्री आपने पास कर ली है प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट की। आज के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से ये सारी एंट्रीज आपने पास नहीं करनी, ये इस टॉपिक का कंसर्न फिलहाल नहीं है, आगे जाके आएगा। पहला सवाल था, फ्लेवर देना बहुत जरूरी है ताकि आपको मालूम हो इस साइट पर जितनी एंट्रीज अपेयर हो रही होंगी, जो प्रोसेस का आउटपुट है, जो आप सवाल पूछ रहे थे, नॉर्मल लॉस आएगा आएगा, एबनॉर्मल लॉस आएगा आएगा, गेन आएगा आएगा, आपने ये एंट्रीज पास करनी है। तो मुझे बताएं, ये जो मेन एंट्रीज आपने पास करनी है, वो एंट्री क्या है इस सवाल के अंदर? फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, कितने से, किसके अगेंस्ट? हमजा ये क्या शो कर रहा है? हिजबुल्ला ये क्या शो कर रहा है? इसका मतलब वेयर हाउस में रोटियां 50,000 रुपए की बना के हमने ट्रांसफर कर दी। डब्ल्यू, इसका मतलब ये है फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपनी मेडिसिन पूरी बना के, तैयार मेडिसिन वेयर हाउस के अंदर ट्रांसफर कर दी है। यहां से ये माल कहां जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, डिस्पैच के लिए, जो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के थ्रू ट्रेस कर रहे होंगे। क्या ये बात क्लियर होती है? आज के बाद सिर्फ यही एंट्री पास करनी है। दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। लंबा था ऑब्वियसली, क्योंकि बेसिक चीजें आपने बहुत सारी करनी थी। नोट कर लें ऑनलाइन वाले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपने बोर्ड पे नोट कर लिया है, मिटा के आगे बढ़ जाऊं?
सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर जाएं। वेरी गुड। चलें सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाएं और देखेंगे आप कहानी को कितना पिक कर सकते हैं। चलें जी सर, एक नई इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी है। इस दफा सवाल मैंने आपको टी अकाउंट की फॉर्म में नहीं दिया है। आपने सबसे पहले सवाल को टी अकाउंट की फॉर्म में बनाना है, फिर आपने, जाहिर सी बात है टी अकाउंट आपका मुकम्मल नहीं बनेगा, फिर आपने सीपीयू निकालना है और सीपीयू निकालने के बाद वो जो टी अकाउंट आपने बनाया था उस टी अकाउंट को मुकम्मल करना है। तो रिक्वायरमेंट 1 और 3 क्या है? रिक्वायरमेंट 1 और 3 एक ही है बेसिकली। 1 वो वाला टी अकाउंट है जो मैंने आपके सामने बनाया था बोर्ड पर। 3 वो वाला टी अकाउंट है जो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बाद बनेगा, जिसमें टी अकाउंट क्लोज हो रहा होगा। और चौथे में एंट्रीज है। जल्दी से कॉपी करें, फिर इसको हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। जरा बोर्ड पे एक्टिव रहिएगा, पहले पूरा देख लें, बाद में जो है वो कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि बोर्ड पर हम इसको सॉल्व जो है वो किस तरह से कर रहे हैं। ये सवाल भी अभी मैंने ही सॉल्व करना है। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। मटेरियल बता दिया, लेबर बता दिया, एक्सपेंस बता दिया। तंग कर रहा है आपको एग्जामिनर, इंफॉर्मेशन ब्रेक करके दे रहा है, परेशान नहीं होना, पेपर में यही स्टाइल आता है। प्रोडक्शन ओवरहेड आपको बता दिए, साथ में ये भी बता दिया कि एक्सपेक्टेड लॉसेस आर 10% ऑफ इनपुट। क्या वर्ड लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेशन का मतलब है ये महीने के स्टार्ट। ये बात नहीं भी लिखता खैर थी, लेकिन लिखा हुआ है लॉसेस कैन नॉट बी सोल्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा लॉस हो रहा है वो भाप बन के उड़ रहा है। सो गोज विदाउट सेइंग कि आगे आने वाले सवालात में कोई ऐसा लॉस भी आएगा जो बाकायदा सेल भी हो सकता है। आपको थोड़ी सी घिन आ जाएगी, लेकिन मैं एग्जांपल दे देता हूं। मुर्गी की दुकान वाला भी अपना वेस्ट सेल कर रहा होता है, पता होगा, आप इस शहर में रहते हैं, क्योंकि ये कोई यूके तो है नहीं, यूरोप तो है नहीं कि वो वेस्ट जो है वो कवर करने के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ जा रहा होगा। अक्सर ये जिंदगी में दुख आपने जो है वो झेला होगा ट्रैफिक के अंदर, कि आप जा रहे हैं और आपको एकदम से महक आई है और आपने देखा जी वो मुर्गी का वेस्ट जा रहा है। क्योंकि हमारा को पता है ना, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह खुलम खुला हिसाब किताब है, सब कुछ ओपन रखते हैं, ठीक है ना सर। एक्चुअल आउटपुट कितनी हुई है? ये हमारे महीने के हिसाब से 4.5। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर ये जो टी अकाउंट आपने, अच्छा बाय द वे मैं टी अकाउंट पे छापा मारूं और मुझे अगर टूटे फूटे टी अकाउंट नजर आए तो आप लोग गए,
खुदा का वास्ता है प्रॉपर टी अकाउंट बनाए। दिखा बेटा, रेसर दिखा जरा, ये देखें, ये टी अकाउंट सही बना हुआ है पूरे पेज के ऊपर। ये जो टी अकाउंट होते हैं ना, ये वाले दिखाना, तेरा पेन दिखाना, ये टी अकाउंट लूले लंगड़े, मैं कॉपी का पेज फाड़ दूंगा, दोबारा पूरा काम करना पड़ेगा। प्रॉपर खानदानी तमीज का इज्जतदार टी अकाउंट बनाए पूरे पेज के ऊपर, ताकि ये शुरू के अंदर आपको ये काम आसान हो जाए, आपका पेपर अच्छा निकल जाएगा। भैया सर ये टी अकाउंट हमारे पास है, क्या नाम रखते हैं इसका? WIP अकाउंट। सुनते जाना, रॉ मटेरियल इनपुट किया है, डायरेक्ट मटेरियल कितनी क्वांटिटी इनपुट की है? ऑनलाइन वाले हमार बेटा ये 5000 इनपुट है, ठीक है। पैसे कितने बन रहे हैं इसके? 4.5 इंटू 5000 कितना बन रहा है? 22,500। सर डायरेक्ट लेबर ने काम किया है 3000 घंटे 60 रुपए के हिसाब से 1 लाख। सर आपने यहां यूनिट में लेबर के घंटे नहीं लिखे, मेरा कंसर्न लेबर नहीं है। मटेरियल की 3 स्टेजेस है, कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड। तो मेरा की कंसर्न यहां पर क्या है? मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, लेबर मेरा इतना कंसर्न नहीं है। सर डायरेक्ट एक्सपेंस भी आपको दिया हुआ है, इस सवाल में दिया हुआ है। नॉर्मली ज्यादातर सवालात के अंदर पेपर में नहीं होता है, मैंने एहतियातन दे दिया ताकि आपकी खोपड़ी में ये बात रहे। कितने का एक्सपेंस आ रहा है? 70,000 का। और ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स मैंने एब्जॉर्ब्ड किए हैं कितने के? 1,30,000 रुपए। क्या ये बात क्लियर है? नॉर्मल लॉस कितना है? 10% ऑफ इनपुट। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 6.5। अभी सवाल में मैंने आपको एक्चुअल आउटपुट दी हुई है, शुरू के सवाल में दूंगा, आने वाले वक्तों में आपको खुद निकालनी पड़ेगी। कभी कोई वैल्यू मिसिंग होगी, कभी कोई वैल्यू मिसिंग होगी, हो सकता है आपको लॉस दे दे, आउटपुट आपको निकालना हो। मुझे बताएं टी अकाउंट में कौन सी वाली आउटपुट शिफ्ट होती है, एक्सपेक्टेड कि एक्चुअल? तो एक्चुअल आपके पास है तो शिफ्ट कर दो। फिनिश गुड्स कितने? 6.5। ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 मेरे पास मुकम्मल हो गई है। टी अकाउंट मैंने बंद नहीं किया, टी अकाउंट बनाया है। पेपर में भी सवाल आएगा ना, तो आप पहले टी अकाउंट बनाएंगे, इनकम्प्लीट ही होगा, फिर आप सवाल सॉल्व करेंगे और फिर उसको मुकम्मल करेंगे। तो स्टेज 1 ये रही। स्टेज 2 क्या है? कॉस्ट पर यूनिट का फिलहाल फॉर्मूला एक्सपेक्टेड कॉस्ट इनकर्ड एक्सपेक्टेड। ये काम कब हो रहा है? महीने के स्टार्ट, महीने के एंड। ये सारे एस्टीमेट की बेस पर काम हो रहा है। टोटल कॉस्ट इनकर्ड है कितनी? सब हिला जुला के बताओ यार। 4,02,500 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट के लिए एक छोटा सा काम कर लो। एक्सपेक्टेड आउटपुट के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, क्या क्या? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस बोल लो, एक्सपेक्टेड लॉस बोल लो, फर्क नहीं पड़ता। इनपुट कितना है? 5,000। नॉर्मल लॉस कितना है? कितना आ रहा है? 4,500 किलो। अब जरा ध्यान करना, ये 4,500 किलो गया यहां पर, क्या ये बात क्लियर है? और ये 500 कहां जाएगा? सर इसका नाम क्या है? नॉर्मल लॉस। तो मैं अपने मेमोरेंडम कॉलम में जाऊंगा, मैं अपने क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर जाऊंगा, टी अकाउंट के अंदर, और यहां पर एग्जामिनर को यह बता दूंगा कि 4,500 यूनिट तो मेरे पास प्रोड्यूस हो गए, बाकी 500 कहां गए? सर ये नॉर्मल लॉस था, प्रोसेस के अंदर हो गया। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा मुझे बताएं, टी अकाउंट मेरा बंद नहीं हुआ, क्योंकि टी अकाउंट डॉलर की अमाउंट से, रुपीस के अमाउंट से बंद होता है। ये क्वांटिटी स्केड्यूल है, मेमोरेंडम कॉलम है। क्या मेरी क्वांटिटी ट्रेस हो रही है? कैसे ट्रेस हो रही है? कितना इनपुट किया था और उस 5,000 के साथ हुआ क्या? 4,500 आउटपुट बन गया और 500 लॉस बन गया। क्वांटिटी वाइज इक्वल है, कुछ ऊंच नीच नहीं हो रही, कोई ऐसी अमाउंट नहीं आ रही जो हम ट्रेस नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है? ये 2 मार्क्स आपके हो गए लॉक, 2 मार्क की वर्किंग है। जाहिर सी बात है इसमें कॉम्प्लिकेशन आएंगे, लेकिन ये 2 मार्क की वर्किंग है बस। क्वांटिटी स्केड्यूल, मेमोरेंडम कॉलम। सर मेरे पास यहां पर आ गई एक्सपेक्टेड आउटपुट। फॉर्मूले में क्या आती है? एक्सपेक्टेड।
टी अकाउंट में क्या आती है? एक्चुअल। कितनी आ रही है भैया? 89.44। बहुत बड़ी आ रही है वैल्यू। अच्छा, वो जितनी भी वैल्यू आ रही है पूरी की पूरी, वो पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज यहां जाके इसको मल्टीप्लाई कर दें 4,500 के साथ। 4,02,000। अच्छा, नॉर्मल लॉस भाप बन के उड़ रहा है, तो जरा टी अकाउंट चेक करें, क्या टी अकाउंट क्लोज हो रहा है? बिल्कुल टी अकाउंट क्लोज हो रहा है। यहां भी वैल्यू आ रही है 4,02,500 और यहां भी वैल्यू आ रही है 4,02,500। क्या ये बात क्लियर है? रिक्वायरमेंट चेक करें। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? आपने टी अकाउंट बनाया। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाला, एक्सपेक्टेड आउटपुट, नॉर्मल लॉस भी आपने देख लिया। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया, क्वांटिटी स्केड्यूल पहले कंप्लीट हो गया था, वैल्यू भी कंप्लीट हो गई। चौथी रिक्वायरमेंट क्या है? कौन कौन सी एंट्रीज पास होंगी यहाँ पे? फिनिश गुड और नॉर्मल लॉस। चलो एंट्री बताना जरा मुझे, वैल्यू बताओ। फिनिश गुड की क्या एंट्री पास होगी? शाबाश। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट कितने से? किसके अगेंस्ट? 4,02,500। दूसरी एंट्री बताओ। नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट और WIP अकाउंट डेबिट। कितने से? कितने से? 500 यूनिट से। कभी डबल एंट्री यूनिट से पास की है? एंट्री हमेशा वैल्यू की पास होती है, ये एंट्री पास नहीं होगी। वजह? सर वो भाप बन के उड़ गया ना, जो चीज हवा में उसकी कैसे एंट्री पास करोगे? वैल्यू नहीं है उसकी। तो याद रखें, ये 500 की एंट्री मत पास कर देना। किलो की एंट्री पास नहीं होती, वैल्यू की एंट्री पास होती है। तुमने ब्रोस की दुकान खोली हुई है फास्ट फूड की, 500 किलो मुर्गी मंगवाई, तो एंट्री ये पास करोगे, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1 लाख की मुर्गी। ये नहीं बोलोगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट 500 मुर्गियां आई हैं, ऐसा नहीं होता। ये बात मालूम है ना? तो बस नॉर्मल लॉस की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ एक ही एंट्री है। कौन सी एंट्री है? फिनिश गुड अकाउंट डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 4,02,500। पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? ये कॉस्ट कार्ड है 89.44। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? कोई फड्डा? जल्दी से छाप लें, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको यहां से आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू जी।